सर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पीपीई, दैट इज लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स। इसके कैप्शन के रिवीजन के बारे में। जी हाँ, बैलेंस शीट के अंदर जो असेट का ये कैप्शन है, इसको हम लोग रिवाइज करेंगे कि कैसे इसका ऑडिट होने वाला है, कौन से असर्शंस को हम लोग चेक करेंगे। ये पूरी बातों को अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, जब आप पीपी पढ़ लेते हो तो इसके बाद का जो टॉपिक है इनटैंजिबल असेट, वो भी आपका इजीली कवर हो जाता है। तो दोनों टॉपिक्स को हम लोग इसी वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं वैल्यूएशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑडिट के पर्सपेक्टिव व्यू से। सर देखो, एक्सपेंडिचर दो प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। सर पीपी का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या होता है, तो एएस 10 ने बता के रखा है कि सर सिंपल सी बात है, आप उसको पीपी बोलोगे ऐसे असेट को जिसका प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंटरप्राइज को फ्लो होने वाला है। दूसरा, सर जो कॉस्ट है आइटम की, हम लोग वो सफिशिएंटली रिलायबली मेजर कर सकते हैं क्या? यस सर। और इसके अलावा जो इनिशियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है, ये सारी, या रिप्लेसमेंट का कॉस्ट है, या सर्विसिंग का कॉस्ट है, जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को बढ़ाने वाले, इन सब चीजों को हम लोग क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं, कैपिटलाइज कर डालते हैं। ओके, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के अंदर देखो क्या क्या आने वाला है। सर परचेस कॉस्ट तो आने वाली है, उसके अलावा कुछ ऐसे कॉस्ट जैसे कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय, जो एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे मशीनरी आई तो हमको लेबर लगे होंगे मशीनरी को फिक्स करने के लिए, तो गुड्स को पुट टू यूज करने तक का पूरा खर्चा कैपिटलाइज होता है। जैसे कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन हुआ, इनिशियल डिलीवरी या हैंडलिंग कॉस्ट हुआ, इंस्टॉलेशन कॉस्ट हुआ, ये सारे जितने भी कॉस्ट होते हैं बेटा, ये क्या माने जाते हैं? सभी लोग बताएंगे जल्दी से मुझे। सर ये माने जाते हैं यहाँ पे जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होते हैं। दूसरा, सर ऐसे कॉस्ट जो पीपी का पार्ट नहीं बनते, इनॉग्रेशन कॉस्ट हो गई आपकी, या कोई आपने नया प्रोडक्ट वगैरह को इंट्रोड्यूस कर लिया, या कोई बिजनेस वगैरह को आपने न्यू लोकेशन वगैरह के ऊपर स्टार्ट किया, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या जनरल ओवरहेड वगैरह की कॉस्ट है, तो ये सब चीजें इंक्लूड की जाती है क्या? नहीं सर, इंक्लूड नहीं की जाती है। ओके, अगला, अब हम लोग पढ़ेंगे कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के कौन से असर्शंस अपने को पता लगने वाले हैं। सबसे पहली चीज मैं बात करूंगा एग्जिस्टेंस के बारे में। तो देखो, मैं कैसे जानूंगा कि एक पीपी जो मेरे बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है, क्या वो वाकई में एग्जिस्ट करता है क्या? तो मोस्ट कॉमन मेथड इज फिजिकल वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगा, मैं नहीं करूंगा, एंटिटी फिजिकली वेरीफाई करेंगी, 3 साल में एक बार कम से कम करना ही करना है। दूसरा, मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि एंटिटी के एम्प्लॉयज ने वेरिफिकेशन किया, फिजिकल वेरिफिकेशन, तो क्या उनको सुपरवाइज करने वाला कोई मैनेजमेंट का व्यक्ति था क्या? तीसरा, सर इस वेरिफिकेशन से रिलेटेड पूरी वर्किंग शीट बनाऊंगा। चौथा, हर एक पीपी का प्रॉपर टैगिंग होना चाहिए। जनरली जब हम किसी बैंक में या स्कूल में जाएंगे तो आपको फर्नीचर के ऊपर या आपको एसी के ऊपर टैग लिखा हुआ दिख रहा होगा कि एक उसका मतलब कोई ऐसा आप समझो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है वो उसका। इसके अलावा अब हम लोग यहाँ पे रिकंसाइल करते हैं बेटा कि जो हमारे बुक में पीपी दिख रहे और एक्चुअल में जो हमने पीपी देखा है, इन दोनों को चीज को बराबर मैच हो रही है क्या? मतलब ओपनिंग प्लस परचेसेस या कुछ हमने डिस्कार्ड किए, तो वो सारी बातें फिक्स्ड असेट रजिस्टर के अंदर आनी चाहिए। और अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी नोटिस होती है तो मैंने क्या क्या एक्शन लिया, मैं उसको भी देखता हूं। ओके, कंप्लीटनेस का अर्थ क्या होता है कि पूरे पीपीई मैंने रिकॉर्ड करना चाहिए, कोई भी पीपीई मैंने झूठे रिकॉर्ड नहीं करने चाहिए, और कोई भी पीपीई को मैंने छोड़ नहीं देना चाहिए। तो इसके लिए मैं मोमेंट को ट्रैक करूंगा पीपीई शेड्यूल में कि क्या ओपनिंग बैलेंस है, क्या एडिशन हुए हैं और क्या डिलीशन हुए, इन तीनों बातों को मैं चेक करूंगा, जिससे मुझे क्लोजिंग बैलेंस के बारे में पता लगेगा। दूसरा, सर मैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी यहाँ पे देखता हूँ पीपी के अंदर कि सब कुछ बराबर से जितने भी असेट दिख रहे पूरे रिकॉर्डेड है या नहीं है। सर ऐसे कौन से कॉस्ट, समझना, मैं इसके अंदर इंक्लूड करूंगा कॉस्ट जो इनिशियली, जो क्या बोला गया है, जो इनिशियली एक्विजिशन के लिए लगते हैं, या बाद में जो रिप्लेसमेंट या सर्विसिंग के कॉस्ट है, मैं उसको भी ऐड करता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ। इसके अलावा जो इंड एएस 10 है बेटा, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, वो कॉस्ट और बाकी जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होते हैं वो भी उसके अंदर आ जाते हैं।
इसके अलावा सर जितने भी परचेस इनवॉइस है ना, मैं इसको चेक करता हूँ, मैं वेरीफाई करता हूँ कि जितने भी एडिशंस हुए सब कुछ मैंने प्रॉपरली अप्रूव्ड अथॉरिटी के द्वारा एडिशन किए गए क्या। मतलब अगर मैं कोई नया पीपी खरीद रहा हूँ, नया प्लांट खरीद रहा हूँ, नया फर्नीचर कर रहा हूँ, तो सही पर्सन ने उसको अथॉराइज करना चाहिए, तभी मैं खरीद पाऊंगा। मैं अगर खरीद रहा हूँ पीपी तो मैंने इंटरनल प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, जैसे मैंने कोटेशंस बुलाया अलग अलग लोगों से ताकि मुझे बेस्ट प्राइस मिले। सर अगर मान लो मैंने कोई पीपी बेचा हूं, मैंने डिलीशन ऑफ पीपी, तो सही पर्सन के द्वारा उसको उस डिस्पोजल को अप्रूव किया गया है क्या, उसके बारे में भी यहाँ पे बातचीत की गई है। अब वैल्यूएशन को लेके बात करते हैं बेटा। वैल्यूएशन मतलब पीपी सही अमाउंट पर क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। देखो आप परचेस कॉस्ट को एज इट इज कंटिन्यू नहीं रख सकते लास्ट तक, तो इस सिचुएशन में ड्यू टू एफ्लक्स ऑफ टाइम या ड्यू टू यूसेज पीपी की जो वैल्यू होती है ये डिक्रीज होती है, ये गिर जाती है। तो इस सिचुएशन में मैं डिप्रिसिएशन चार्ज करता हूं, तो मुझे चेक करना है क्या मेरे एंटिटी ने डिप्रिसिएशन चार्ज किया सारे डिप्रिशिएबल असेट के ऊपर, और अगर डिप्रिशिएबल असेट नहीं है तो फिर वहां पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होना चाहिए। दूसरा सर जो डिप्रिसिएशन मेथड है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, जैसे आप लोग पढ़ते हो एसएलएम मेथड कुछ कंपनीज में लगता है और बाकी कंपनीज में डब्ल्यूडीबी मेथड होता है। फिर अगर इंड एस 28 के हिसाब से अगर इंपेयर हो रहा है कोई एसेट, तो आपने प्रॉपरली इंपेयरमेंट किया क्या, उसके बारे में मुझे देखना है। अब मैं लास्ट असर्शन को यहाँ पे चेक करूंगा और वो होने वाला है कौन सा, ओनरशिप एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का। मतलब क्या वाकई में जो असेट है वो एंटिटी को बिलोंग करता है क्या। तो इसके लिए मुझे मुझे चेक करना पड़ेगा, पहला इनवॉइस देखूंगा मैं कि इनवॉइस जो है पीपी का वो एंटिटी के नाम पे होना चाहिए। अगर एंटिटी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदा है तो सेल डीड के तहत प्रॉपर्टी आनी चाहिए, सेल डीड कंपनी के नाम पे होनी चाहिए। तीसरा मैं ओरिजिनल टाइटल को देखने की कोशिश करूंगा, इंसिस्ट करूंगा कि मुझे ओरिजिनल टाइटल डीड दिखाइए करके। चौथा अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी मैंने बैंक के पास दे के रखा हूं, तो मैं बैंक से, समझना मैं क्लाइंट ने बैंक को दे के रखा है तो मैं बैंक से कंफर्म करूंगा कि भाई वाकई में तुम्हारे पास है ना, ऐसा तो नहीं है मेरे को, समझ रहे हैं बात को, ये मेरे को ऐसा गलत गलत बोल रहा है करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा रजिस्टर ऑफ चार्जेस से भी मैं चीजों को क्या कर सकता हूँ, वेरीफाई कर सकता हूँ। देखो डिस्क्लोजर्स के अंदर मैं ऐसे अलग अलग हेडिंग्स में बताता हूँ, लैंड, बिल्डिंग, पीपी, व्हीकल्स, वो सब। फिर इसके अलावा जो लीजेस होते हैं उसको सेपरेटली बताता हूँ। सर अगर मान लो 10% या उससे ज्यादा नेट कैरिंग वैल्यू में अगर फर्क है तो मैं उसको अलग से डिस्क्लोज करता हूँ। और अगर मान लो मैंने कुछ रिडक्शन इन कैपिटल या रिवैल्यूएशन ऑफ असेट वगैरह किया है तो 5 साल तक इस रिडक्शन या इंक्रीज से मैं बताऊंगा, डिस्क्लोज करूंगा। क्या करूंगा बोलो, बताऊंगा और डिस्क्लोज करते हुए चलूंगा क्या, ये सर यहाँ पे बताते हुए और डिस्क्लोज करते हुए चलने वाला हूं। ओके, बाकी तो सेम चीजें कारों में जो अपन ने देखी थी वो एज इट इज चीजें यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितने साल और क्या क्या कम है, वो एकदम बेसिक बेसिक चीजें आप एक बार देख लेना। अब सर ये जो इनटैंजिबल असेट है, इनटैंजिबल असेट का मतलब क्या होता है सर, ऐसे असेट जिसको हम देख नहीं सकते बट जिसके इंपॉर्टेंस को हम लोग फील कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, पेटेंट्स हो गया, मोशन पिक्चर फिल्म्स हो गए, कस्टमर लिस्ट हो गए, ये सारी चीजें आती है किसके अंदर, इनटैंजिबल असेट के अंदर। सर इंटेंजिबल एसेट के एग्जिस्टेंस को चेक करना है तो फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता बट आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि कोई नॉन मॉनिटरी असेट है क्या, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इंटेंजिबल असेट एक्टिव यूज ऑफ प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर यूज किया जा रहा है क्या। इसके अलावा जो इंटेंजिबल असेट के कंप्लीटनेस को आप कैसे देखोगे, तो इंटेंजिबल असेट का शेड्यूल गैदर करो कि ओपनिंग बैलेंस क्या है, एडिशन क्या है और डिलीशन क्या है, जिससे आपको क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। सेम चलेगा बेटा जो अपन ने पढ़ के रखा है पीपीई के अंदर। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करो और जितना भी एडिशन वगैरह हुआ है ये प्रॉपरली मैनेजमेंट के ऑथराइजेशन से हुआ है क्या। सर एक बात ध्यान रखना, सेल्फ जनरेटेड कुछ इंटरनल असेट है आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, केवल और केवल परचेस को आप रिकॉग्नाइज करते हो। जितने भी एडिशन है वो अप्रूव्ड होना चाहिए, उसके लिए कॉम्पिटिटिव कोटेशंस आना चाहिए, और अगर डिलीशन या डिस्पोजल हुआ है तो आप वेरीफाई करो कि प्रॉपरली डिस्कार्ड किया गया है क्या असेट को, और मैनेजमेंट के अथोराइज पर्सन ने उसका अप्रूवल दिया था क्या। वैल्यूएशन सेम है, वहां डिप्रिसिएशन था या शब्द यूज होता है अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन होना चाहिए, मेथड प्रॉपर होना चाहिए। इंड एस या एएस 28 के हिसाब से प्रॉपर इंपेयरमेंट अगर असेसमेंट हुआ है तो सही तरीके से किया गया। सर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के लिए बोला गया इनवॉइसेस जो है वो किसके नाम पर होना चाहिए, अगर परचेस किया हो मैंने तो इनवॉइसेस कंपनी के नाम पर
होना चाहिए। इस तरीके के डिस्क्लोजर है जो अगेन सेम है आपकी जो पीपीई से रिलेटेड थी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या समाप्त होता है सर, यहाँ पे अपना रिवीजन समाप्त होता है पीपीई और इंटेंजिबल असेट का। होप सो एकदम क्विक स्पैन ऑफ टाइम में आपका बढ़िया से रिवीजन हो गया। एग्जाम से पहले आपको ये रिवीजन बहुत हेल्पफुल करेगा, बार बार आप सुनोगे तो आपको चीजें ध्यान हो जाएंगी, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ, दिस इज सी इंद्रेश गांधी। अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।